हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित प्रताप सिंह माधव ग्रुप ऑफ IIT ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर के 4 लेक्चर पहले हो चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 5 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर का लेक्चर नंबर 5। तो हम लोग पढ़ेंगे आज ट्रांसफार्मर का समांतर क्रम में संयोजन। ठीक है, किसमें समांतर क्रम में संयोजन। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हम ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में ही क्यों संयोजित करते हैं, श्रेणी में क्यों नहीं संयोजित करते। तो देखिए, ट्रांसफार्मर को समांतर में संयोजित करने का मेन पर्पस क्या होता है, मेन हमारा मकसद क्या होता है कि मान लीजिए कि आप किसी एक ट्रांसफार्मर को ऑपरेशन में लिए, एक ट्रांसफार्मर से सप्लाई दे रहे हैं, एक ट्रांसफार्मर वर्किंग कंडीशन में है। अब यदि इस ट्रांसफार्मर में किसी भी तरह का कोई फॉल्ट आ गया तो इससे कनेक्टेड पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, बंद करना पड़ेगा। ठीक है, इससे कनेक्टेड पूरा का पूरा सिस्टम बंद करना पड़ेगा। और इसको करने के लिए, बंद करने के लिए, हम जब इसको बंद करेंगे तो हमारे जो दूसरी साइड पे ऑपरेशंस है, उपकरण हैं, उन पे सप्लाई बंद हो जाएगी, जिससे हमें नुकसान होगा। तो इसी समस्या से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर को, एक ट्रांसफार्मर जो पहले से चल रहा है उसके समांतर में हम दूसरे ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। इससे होता क्या है, इससे तो हमें एक तो कि जब पहले से लगे चल रहे ट्रांसफार्मर के समांतर में एक ट्रांसफार्मर और लगा देंगे तो एक तो यह हो जाएगा कि उसके लोड वहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, उसके लोड को वहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी, यानी कहें कि उसकी दक्षता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होगी कि यदि किसी ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आता भी है तो हम क्या करेंगे कि जिस ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आया है उसको लोड से डिस्कनेक्ट करके दूसरे वाले ट्रांसफार्मर से सप्लाई को जारी रखेंगे। तो इस कंडीशन में हमें सप्लाई को ऑफ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो हमारा नुकसान हो रहा था सप्लाई न होने पर, उसकी भरपाई हो जाएगी। ठीक, तो इसमें इस ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में संयोजित करने के लिए हमें एक तो सबसे पहले मैंने 2 ट्रांसफार्मर का एक सिंपल डायग्राम बना के दिखाया है कि कैसे ट्रांसफार्मर को समांतर में संयोजित किया जाता है। ठीक है, तो जैसे आपको जब बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ाया गया था, जहाँ पे हमने श्रेणी और समांतर पढ़ा था, वहाँ पे हमने बताया था कि समांतर में कैसे जोड़ते हैं और श्रेणी में कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे इस तरह से बाइंडिंग बना के हमने बताई थी, 1, 2 और ये 3। अगर इनको हमें समांतर में जोड़ना है तो हमने एक तरफ के पॉइंट को जोड़ दिया था और दूसरी तरफ के पॉइंट यहाँ से सप्लाई निकाल के इनको सप्लाई से जोड़ दिया था। तो इसी कुछ कंडीशन से, इसी कुछ कॉन्सेप्ट से हम इनको समांतर में जोड़ते हैं। तो हम एक ट्रांसफार्मर लेते हैं, ट्रांसफार्मर T1, जिसके हमारे टर्न रेशियो क्या है, K1, और एक ट्रांसफार्मर लेते हैं ट्रांसफार्मर T2, जिसमें हमारा टर्न रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कितना है, K2। ये ट्रांसफार्मर T1 की प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये ट्रांसफार्मर T1 की सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, ये ट्रांसफार्मर T2 की प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये ट्रांसफार्मर T2 की सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। अब क्या कहा था हमने कि हमें समांतर में जोड़ना है, तो ट्रांसफार्मर T1 की प्राइमरी वाइंडिंग का ये सिरा और ट्रांसफार्मर T2 की प्राइमरी वाइंडिंग का ये सिरा, दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दूसरी चीज़, ट्रांसफार्मर T1 की प्राइमरी वाइंडिंग के दूसरे सिरे को ट्रांसफार्मर T2 की प्राइमरी वाइंडिंग के दूसरे सिरे से जोड़ देंगे। ये इस तरह का जो कनेक्शन होता है, ये हमारा किस तरह का कनेक्शन होता है, समांतर कनेक्शन। कुछ इसी तरह से हम सेकेंडरी को भी जोड़ेंगे। तो सेकेंडरी के प्राइमरी सिरे को ट्रांसफार्मर T2 की सेकेंडरी वाइंडिंग के प्राइमरी सिरे से जोड़ेंगे। इसी तरह से ट्रांसफार्मर T1 की सेकेंडरी के द्वितीयक सिरे को ट्रांसफार्मर T2 के सेकेंडरी वाइंडिंग के द्वितीयक सिरे से जोड़ के इससे हम क्या कर देंगे, लोड से जोड़ देंगे और इधर क्या कर देंगे, सप्लाई को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कुछ एक तरह से हमारा एक कनेक्शन होता है ट्रांसफार्मर को समांतर में जोड़ने का। अगर इसी में हम और ट्रांसफार्मर लगाना चाहें तो
इसी तरीके से हम T3, T4, T5 भी जोड़ते चले जाएंगे। तो ये कनेक्शन हमारा क्या होता है, समांतर संयोजन होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या जुड़ा है, सप्लाई वोल्टेज जुड़ा है V1। तो यहाँ पे जो वोल्टेज जाएगा ये क्या जाएगा, V1। अब ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। अब आपको ये बताया गया था कि प्राइमरी को सेकेंडरी में शिफ्ट करना है, सेकेंडरी को प्राइमरी में शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे हम इस वोल्टेज को कहाँ ले जा रहे हैं, सेकेंडरी में। जब हम सेकेंडरी में ले जाएंगे तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 10 रेशियो से भाग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आपने एक चीज़ पढ़ा है V1 बटे V2 बराबर N1 बटे N2, ठीक है। या यहाँ पे जो हमारा 10 रेशियो K है, यहाँ पे हम K बराबर क्या लेके चलेंगे, K बराबर लेके चलेंगे हम V2 बटे V1। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या निकालना है, V2 निकालना। तो V2 बराबर क्या करेंगे, V2 बराबर क्या करेंगे, V1 बटे N1 बटे N2 बराबर V2, और ये बराबर किसके होता है, K के। तो N1 बटे N2 बराबर क्या होगा, K। तो यहाँ से हम लिख देंगे V2 बराबर V1 बटे K1। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, इधर वाला हमको जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा V1 बटे K1। इसी तरह से ये भी देखिए, ये भी हमारा किससे जुड़ा है, सप्लाई वोल्टेज V1 से। तो V1 बटे K2, क्यों, क्योंकि इसके लिए हमारे 10 अनुपात क्या है, K2। ठीक है, तो ये हुआ एक कनेक्शन। अब ट्रांसफार्मर को समांतर में संयोजित करने के लिए हमें कुछ शर्तों को ध्यान में रखना होगा। क्या सर? सबसे पहली शर्त होती है कि हमारा क्या है, फेज क्रम समान होना चाहिए। फेज क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव से, निगेटिव निगेटिव से, यानी ये कहें कि फेज फेज से जुड़ेगा, न्यूट्रल न्यूट्रल से जुड़ेगा। यदि हम 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में क्या करेंगे, R Y B और R Y B, ये हमारा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यदि आप सोचें कि हम पहला एक R को Y से जोड़ दें, Y को B से जोड़ दें, B को R से जोड़ दें, तो आपका फेज क्रम समान नहीं होगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, आपके ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी में तो धारा जाएगी नहीं, या प्राइमरी ही जल जाएगी तो सेकेंडरी में पहुंचेगा ही नहीं। तो जो कुछ होगा कहाँ पे होगा, प्राइमरी में। तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। किस कंडीशन में, जब आपका फेज क्रम समान नहीं होगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि फेज क्रम समान होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़, समान वोल्टेज अनुपात, दोनों का वोल्टेज अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, वोल्टेज अनुपात समान होना चाहिए। यदि वोल्टेज अनुपात समान नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में लॉस बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वाइंडिंग क्षति, यानी I² R बढ़ जाएंगे। ठीक है, बढ़ जाएंगे। क्लियर। तीसरी कंडीशन क्या है, समान ध्रुवता। क्या, समान ध्रुवता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन अगर कुछ कही जाए कि ट्रांसफार्मर का समांतर संयोजन की सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन यही है, समान ध्रुवता। समान ध्रुवता यानी पॉजिटिव पॉजिटिव से, निगेटिव निगेटिव से, या ये कहें कि फेज फेज से और न्यूट्रल न्यूट्रल से ही जुड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो बाइंडिंग, जो यहाँ पे ईएमएफ बनेगा और यहाँ पे ईएमएफ बनेगा, ये दोनों ईएमएफ समान स्वभाव के ना होके क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अपोजिट होने से क्या करेंगे ये, कि ट्रांसफार्मर की कोर में जो परिणामी फ्लक्स बनना था उसके मैग्नीट्यूड को, उसके परिमाण को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो जिससे घटा देंगे तो आपका जो आउटपुट पे मिलने वाला था वोल्टेज, वो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन हमारी यही होती है कि समान ध्रुवता।
ठीक, उनकी पोलैरिटी या ध्रुवता को समान रखना चाहिए। ठीक, जो चौथी कंडीशन होती है समान प्रति इकाई इम्पीडेंस। इम्पीडेंस यानी रिएक्टेंस बटे रेजिस्टेंस। तो जो आपका समान प्रति इकाई इम्पीडेंस है वो भी समान होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो एक ट्रांसफार्मर आपका लैगिंग पे चलने लगेगा। क्या करने लगेगा? लैगिंग पे चलने लगेगा, और एक लीडिंग पे चलने लगेगा, जो कि हानिकारक हो। ठीक है, तो क्या करना है हमें? समान प्रति इकाई इम्पीडेंस समान होना चाहिए। ठीक, और पांचवी कंडीशन होती है समान आवृत्ति। दोनों ट्रांसफार्मर की होनी चाहिए समान आवृत्ति के होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि समान ट्रांसफार्मर के समांतर संयोजन में निम्न में से कौन सी शर्त अत्यंत आवश्यक है? तो आप सीधे क्या करेंगे? समान ध्रुवता। सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है समान। इम्पोर्टेंट तो सभी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होती है समान ध्रुवता। यह एक दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर के समांतर संयोजन में निम्न में से कौन सी शर्त का होना सबसे अधिक आवश्यक है? तो समान ध्रुवता। ठीक, तो ये 5 शर्तें होती हैं: समान फेज क्रम, समान वोल्टेज अनुपात, समान ध्रुवता, समान प्रति इकाई इम्पीडेंस और समान आवृत्ति। ठीक, अब जब हमने ट्रांसफार्मर को समांतर में संयोजित तो किया, तो इसके कुछ लाभ भी होंगे और कुछ हानियां भी होंगी। तो लाभ तो मैंने आपको बता दिए कि एक क्या हो जाता है कि अगर समांतर क्रम में एक ट्रांसफार्मर में कोई हानि उत्पन्न हो जाती है, कोई फॉल्ट आता है, तो हम केवल पर्टिकुलर उसी ट्रांसफार्मर को बंद करते हैं और उसके समांतर में जो दूसरा ट्रांसफार्मर लगा है उसके द्वारा सप्लाई को चालू रखते हैं। तो इससे हमारा एक लाभ ये हो जाता है कि फॉल्टी कंडीशन में भी सप्लाई अवरुद्ध नहीं होने पाती। ठीक, फिर दूसरा क्या लाभ होता है कि अधिक या अधिक लोड को वहन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ठीक, अत्यंत अधिक लोड को वहन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। फिर तीसरा जो लाभ होता है कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी यानी दक्षता बढ़ जाती है। अब जब हमने इसको किसमें किया? समांतर में संयोजित किया। तो जब लाभ है तो कुछ हानियां भी होंगी। तो इसमें तो एक हानि होती है। क्या होती है कि जब आप देखिए एक ट्रांसफार्मर, फिर उसके समांतर में 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, तो इस तरह से ट्रांसफार्मर में क्या होता है? स्थान अधिक होता है। क्या होता है? अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक, तो स्थान की आवश्यकता अधिक हो जाती है। ठीक, तो ये होता है हमारे ट्रांसफार्मर का समांतर क्रम में संयोजन। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, दूसरा टॉपिक देखते हैं। तो दूसरा टॉपिक है हमारे लिए ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर एक्चुअली होता क्या है कि इसमें हम केवल और केवल एक वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? केवल और केवल एक वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब जब एक ही वाइंडिंग का उपयोग किया तो एक वाइंडिंग से कुछ पॉइंट से हम यहाँ टेपिंग निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? पॉइंट से हम टेपिंग कर देते हैं, और टेपिंग करके हम उसी को, उसके आधे भाग को लोड से कनेक्ट करके उसको सेकेंडरी बना देते हैं और एक पूरी वाइंडिंग को प्राइमरी बना देते हैं। ठीक है, यानी कहने की बात यह है कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जब हम देख रहे थे तो दोनों वाइंडिंग हमारी क्या थी? अलग अलग थी। यहाँ पे हम एक ही वाइंडिंग से कुछ टेपिंग द्वारा
उसके टेपिंग निकालकर एक ही बाइंडिंग के कुछ पार्ट को एज ए सेकेंडरी मतलब द्वितीयक की तरह उपयोग करते हैं और एक बाइंडिंग को प्राइमरी की तरह उपयोग करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा चुंबकीय रूप से तो जुड़ता है, साथ ही साथ दोनों बाइंडिंग के बीच में क्या होता है, दोनों बाइंडिंग के बीच में एक विद्युतीय कनेक्शन भी होता है। जब हम टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर देखे थे तो टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर में हमारा प्राइमरी और द्वितीयक के बीच में किसी भी तरह का कोई विद्युतीय कनेक्शन नहीं था, लेकिन इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर में विद्युतीय कनेक्शन होता है। तो अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक के बीच में विद्युतीय कनेक्शन होता है, तो आपका उत्तर होगा ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, फिर साथ ही साथ कि निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में हम एक ही बाइंडिंग का उपयोग करते हैं, तो वो कौन सी बाइंडिंग होती है, ट्रांसफार्मर होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में हम एक तो सबसे बड़ा उपयोग कि हम सिंगल बाइंडिंग का उपयोग कर रहे हैं, सिंगल बाइंडिंग से ही हम उसको प्राइमरी और सेकेंडरी में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या होगा कि एक तो ट्रांसफार्मर का साइज घट जाएगा, क्योंकि एक ही बाइंडिंग से हम काम कर ले रहे हैं तो ट्रांसफार्मर का साइज घट जाएगा। जब ट्रांसफार्मर का साइज घट जाएगा तो उसकी जो मटेरियल है, बाइंडिंग करने के लिए जो मटेरियल चाहिए था वो मटेरियल घट जाएगा। फिर साथ ही साथ बाइंडिंग क्या है, एक ही कोर में लगी हुई है, मतलब एक कॉमन बाइंडिंग है, तो इस कॉमन बाइंडिंग की वजह से वहाँ पे दोनों बाइंडिंग के बीच में कोई गैप नहीं आने पाएगा। जब दोनों बाइंडिंग के बीच में कोई गैप नहीं होगा तो वहाँ पे जो फ्लक्स लीकेज हो रहा था वो फ्लक्स लीकेज कम जाएगा। फिर साथ ही साथ क्या हो जाएगा कि सिंगल बाइंडिंग है, सिंगल बाइंडिंग की वजह से उसकी दक्षता बढ़ जाएगी। ठीक, बाइंडिंग मटेरियल कम लगेंगे, ट्रांसफार्मर का साइज कम जाएगा। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ऑटो ट्रांसफार्मर विद्युतीय और चुंबकीय रूप दोनों तरह से संयोजित होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। अब ऑटो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, अच्छी बात है, दक्षता बढ़ा देगा, लीकेज को घटा देगा, विद्युतीय और चुंबकीय रूप से जुड़ा होने की वजह से मटेरियल को घटा देगा। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होंगे। तो नुकसान क्या है देखते हैं। नुकसान ये है कि एक कॉमन बाइंडिंग है और जो कि हमारी किससे जुड़ी है, सप्लाई स्रोत से जुड़ी है। तो यदि इस कॉमन बाइंडिंग में किसी भी प्रकार की कोई शॉर्ट सर्किट होता है, खराबी आती है, तो ये डायरेक्ट किससे जुड़ा है भैया, लोड से जुड़ा है। तो इस बाइंडिंग में डायरेक्ट मतलब प्राइमरी साइड में किसी भी तरह की खराबी आने पर ये डायरेक्ट किस पे इफेक्ट करेगा, आपके लोड पर इफेक्ट करेगा, यानी आपके लोड को जला देगा या शॉर्ट सर्किट कर देगा। ठीक है, दूसरी चीज़ कि यहाँ पे बाइंडिंग कॉमन है, तो जब बाइंडिंग कॉमन है तो यहाँ पे बाइंडिंग कॉमन होने की वजह से शॉर्ट सर्किट का खतरा ज़्यादा रहता है, शॉर्ट सर्किट का खतरा हमेशा बना रहता है। तो ये दो हमारे नुकसान होते हैं। एक नुकसान कि कॉमन बाइंडिंग होने के कारण ये कॉमन बाइंडिंग आपकी प्राइमरी साइड से जुड़ी है, लोड से, प्राइमरी वोल्टेज से, और इसी का कुछ पार्ट लोड से जुड़ा है। तो यदि आप प्राइमरी में आपका कोई नुकसान मतलब कोई खराबी आती है तो ये प्राइमरी की खराबी डायरेक्ट किसको इफेक्ट करेगी, आपके लोड को इफेक्ट करेगी। जबकि टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में क्या था, कोर था, सेपरेशन था, जगह थी। तो यदि प्राइमरी में किसी तरह की खराबी आती थी तो आपके लोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, क्योंकि अगर प्राइमरी में कोई खराबी आएगी तो वो वोल्टेज प्राइमरी बाइंडिंग को जलाएगा, आपके लोड पे कोई इफेक्ट न डालेगा। ठीक, एक ये सबसे बड़ा इसका नुकसान होता है। और दूसरा नुकसान ये होता है कि दोनों बाइंडिंग विद्युतीय रूप से जुड़ी होती हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके कुछ उपयोग देख लेते हैं। तो इसका एक उपयोग तो होता है हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर के ऑटो ट्रांसफार्मर में, जो कि आपने सुना होगा यहाँ पे ऑटो स्टार्टर। ऑटो स्टार्टर में यही ट्रांसफार्मर उपयोग होता है। ठीक है,
तो जो मोटर होती है, मोटर के ऑटो स्टार्टर में हम क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ आपके घरों में एक चलता है वोल्टेज रेगुलेटर, जिसे हम वोल्टेज को बढ़ाते घटाते रहते हैं, मतलब एक वेरिएबल वोल्टेज की तरह उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेटर में भी हम ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग बाखूबी करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये इसके दो कॉमन से उपयोग होते हैं कि मोटर के ऑटो स्टार्टर में और वोल्टेज रेगुलेटर में। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हमारा हुआ एक कॉमन सा स्टडी, ऑटो ट्रांसफार्मर होता कैसे है। ठीक है, बाकी वर्किंग उसकी समान आपके ट्रांसफार्मर जैसे ही होती है। अब बात करते हैं कि हम ऑटो ट्रांसफार्मर की 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो रेटिंग होती है ट्रांसफार्मर की 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की रेटिंग ऑटो ट्रांसफार्मर के सापेक्ष क्या होती है, रेटिंग ऑफ 2 ऑटो ट्रांसफार्मर बटे रेटिंग ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बराबर K बटे K-1। यहाँ पे K क्या है हमारा, यहाँ पे K हमारे लिए है ट्रांसफार्मेशन रेशियो, ट्रांसफार्मेशन अनुपात, ट्रांसफार्मेशन अनुपात। और इस ट्रांसफार्मेशन अनुपात को हम क्या देख के आए हैं कि हाई टू लो, जहाँ पे हम क्या करेंगे K बराबर हाई वोल्टेज बटे लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज बटे लो वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें K बराबर क्या लेके चलना है, हाई वोल्टेज बटे लो वोल्टेज, मतलब हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का अनुपात हमारे लिए क्या है, ट्रांसफार्मेशन अनुपात। अब यहाँ पे देखा कि 2 ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग बटे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बराबर K बटे K-1। ठीक, एक फार्मूला आप ये याद रखेंगे, डायरेक्ट को पेपर में फार्मूला टिक करने को आता है। ठीक है, या फिर इसमें से छोटे छोटे से सवाल दे देगा कि आपके लिए ट्रांसफार्मेशन अनुपात ये है, 2 वाइंडिंग रेटिंग ये है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग को बताइए। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूले को याद रखेंगे, KVA रेटिंग ऑटो ट्रांसफार्मर बटे KVA रेटिंग ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बराबर K बटे K-1। दूसरा ट्रांसफार्मर होता है कि हमने कहा था, दूसरा जो इसका एडवांटेज होता है, हमने कहा था कि प्राइमरी वाइंडिंग मतलब एक वाइंडिंग उपयोग कर रहे हैं, एक वाइंडिंग उपयोग करने के कारण इसमें हमें क्या है, मटेरियल कम लगेगा। अब जब मटेरियल कम लग रहा है तो हमें ये देखना है, ये तुलना करनी है कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर में हम कितने % मटेरियल की सेविंग कर लेते हैं, बाइंडिंग मटेरियल की सेविंग करते हैं। तो कैसे करते हैं, % सेविंग ऑफ कंडक्टर मटेरियल, मतलब कितने % की सेविंग हम मटेरियल में करेंगे, तो बराबर 1 बटे K गुणे 100%। इसको हम ऐसा किस में लेते हैं, % में लेते हैं, तो 1 बटे K गुणे 100%। वही K हमने आपको बता दिया कि ट्रांसफार्मेशन अनुपात है, और उसको हम लिखेंगे K बराबर VH बटे VL, मतलब हाई तरफ का वोल्टेज बटे लो तरफ का वोल्टेज। ठीक है, इसी तरह एक ये हुआ। तीसरी चीज़ जो होती है कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, पावर को ट्रांसफ़र करता है, प्राइमरी से कहाँ ले जाएगा, सेकेंडरी में ले जाएगा। तो ये जो पावर जाती है ट्रांसफ़र होके, ये 2 तरह की होती है, या तो वो इंडक्टिव होगी या फिर वो कंडक्टिव होगी। तो हमें ये देखना रहता है कि पावर जो ट्रांसफ़र हो रही है, अगर वो इंडक्टिव हो रही है तो कितनी हो रही है, और कंडक्टिव हो रही है तो कितनी हो रही है। तो जब पावर ट्रांसफ़र होती है इंडक्टिव रूप से, तो वो होती है 1 - 1 बटे K इंटू आउटपुट पावर, जो हमको आउटपुट मिल रही थी, उस आउटपुट के ने 1 - 1/K को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर ट्रांसफर्ड बाय कंडक्टिवली, मतलब कंडक्टिव रूप से जो पावर ट्रांसफ़र हो रही है वो मिल जाती है। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूले भी पेपर में पूछे जाते हैं, और इनसे छोटे छोटे से सवाल भी बनते हैं, वो सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक,
इसी तरह से पावर ट्रांसफ़र कंडक्टिवली, तो कंडक्टिव रूप से 1/k इंटू आउटपुट पावर। ठीक है, तो ये यहाँ से ये हुआ हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये 4 फार्मूले आप याद रखेंगे और ये उसकी प्रॉपर्टी को याद रखेंगे। ठीक है, इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक, इसके यहाँ तक होने के बाद अब आगे चलते हैं। आगे हमारा एक टॉपिक होता है वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये भी ट्रांसफार्मर में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है वोल्टेज रेगुलेशन। और हम कहेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब हम कहें वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशन होता है। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशन होता है, जो उतार चढ़ाव देखा जाता है, वही कहलाता है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये तो हम एक सिंपल सी भाषा में कह दिया कि वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है एज ए वोल्टेज रेगुलेशन। लेकिन हम टेक्निकल रूप से जो देखते हैं, ये देखते हैं कि दो ट्रांसफार्मर में हमने 2 अवस्थाएं देखी थी। एक अवस्था क्या होती है, शून्य लोड की अवस्था, मतलब जब हम सेकेंडरी में कोई भी लोड कनेक्ट ना करें। और एक अवस्था होती है फुल लोड अवस्था, जब हम सेकेंडरी में लोड को कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो जो भी हम काम कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं, सेकेंडरी में कर रहे हैं। प्राइमरी में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी में कर रहे हैं। भाई लोड कनेक्ट कर रहे हैं सेकेंडरी में, लोड नहीं कनेक्ट कर रहे हैं सेकेंडरी में। तो दोनों जो अवस्थाएं हो किससे डिसाइड होती हैं, सेकेंडरी में। तो हम ये देखते हैं कि हम प्राइमरी में तो वोल्टेज को दे दिए, प्राइमरी को सोर्स से जोड़ दिया। अब जब प्राइमरी को सोर्स से जोड़ा तो उसमें वोल्टेज का धारा का प्रवाह तो होगा। धारा का जब तो यहाँ पे ये देखते हैं कि जब हम ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में कोई लोड ना लगाएं, यानी शून्य लोड की अवस्था, और उस अवस्था में हम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज मेजर कर लिया। ठीक है, नो लोड की अवस्था में ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का वोल्टेज मेजर कर लिया। फिर उसको कहाँ ले गए, शून्य लोड से फुल लोड अवस्था। अब ये देखते हैं कि फुल लोड अवस्था में उसका वोल्टेज क्या है। 5 मिनट का है बस। ट्रांसफार्मर की अब क्या कह रहे हैं हम कि शून्य लोड अवस्था से फुल लोड अवस्था तक, मतलब शून्य लोड में देखेंगे तो उसके टर्मिनल पर हमें ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे लोड ही नहीं है। जब लोड नहीं है तो कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो उसके टर्मिनल पे हमें ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। जब हम उसमें लोड लगा देंगे, धारा प्रवाहित होगी, वोल्टेज ड्रॉप करेगी, तो टर्मिनल पे वोल्टेज कम होगा। तो हम ये कहते हैं कि शून्य लोड अवस्था से फुल लोड अवस्था तक सेकेंडरी वोल्टेज में परिवर्तन किसके सापेक्ष, शून्य लोड के सापेक्ष क्या कहलाता है, हमारा वोल्टेज रेगुलेशन। लेकिन इस कंडीशन के लिए हमें एक चीज़ को ध्यान रखना है कि उसके प्राथमिक वोल्टेज को स्थिर रखना है, कांस्टेंट रखना, उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम इसको, अगर हम इसको डेफिनेशन के रूप में पढ़ना चाहें, लिखना चाहें, तो प्राथमिक वोल्टेज को स्थिर रखते हुए ट्रांसफार्मर की शून्य लोड अवस्था से फुल लोड अवस्था तक सेकेंडरी वोल्टेज में परिवर्तन शून्य लोड सेकेंडरी वोल्टेज के सापेक्ष क्या कहलाता है, हमारा वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहा कि प्राथमिक वोल्टेज को स्थिर रखते हुए ट्रांसफार्मर की शून्य लोड अवस्था से फुल लोड अवस्था तक सेकेंडरी वोल्टेज परिवर्तन एवं शून्य लोड सेकेंडरी वोल्टेज का अनुपात वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, और इसको लिखा VR वोल्टेज रेगुलेशन बराबर नो लोड, ट्रांसफार्मर की नो लोड अवस्था का वोल्टेज माइनस फुल लोड अवस्था का वोल्टेज बटे नो लोड अवस्था का वोल्टेज इंटू 100%। तो ये हुआ एक हमारा जनरल फार्मूला। इसी में एक फार्मूला और होता है जो को भी देख लेते हैं। यहाँ भी वोल्टेज रेगुलेशन बराबर I2R इक्विवेलेंट cos फाई प्लस माइनस I2
एक्स इक्विवेलेंट साइन फाई बटे V2 इंटू 100%। अब यहाँ पे I2 क्या है हमारा, I2 है द्वितीयक धारा, R क्या है, तुल्य प्रतिरोध, फिर cos फाई क्या है, पावर फैक्टर, फिर यहाँ पे x इक्विवेलेंट क्या है, तुल्य प्रतिघात। ठीक है, तो ये हमारे ये क्या है पैरामीटर, और V2 क्या है द्वितीयक वोल्टेज। अब ये तो ठीक है, अब यहाँ पे एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ हम प्लस और माइनस क्यों लगाएं। तो प्लस का मतलब होता है, प्लस डिनोट करता है हमारा किसके लिए, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, किसके लिए, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। मतलब इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, जो वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, लैगिंग, और निगेटिव जो मिलेगा वो मिलता है हमारा लीडिंग। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आई कि पॉजिटिव जब लैगिंग लेना है तो पॉजिटिव और लीडिंग लेना है तो निगेटिव। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि कंडीशन होती है कि कब वो लीडिंग में काम करेगा, कब वो लैगिंग में काम करेगा। तो लीडिंग के लिए कंडीशन होती है, मतलब लीडिंग पावर फैक्टर के लिए शर्त, तो क्या शर्त होती है कि फाई, ये जो फाई है, फाई बराबर tan इनवर्स R इक्विवेलेंट बटे X इक्विवेलेंट। मतलब जब तक ये इक्विवेलेंट, जब तक ये इस कोण को मेंटेन नहीं करेगा, इस एंगल को मेंटेन नहीं करेगा, तब तक लीडिंग पावर फैक्टर पर काम नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा है हमारा लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर के लिए शर्त, तो लैगिंग के लिए पावर शर्त क्या होगी, फाई बराबर tan इनवर्स X इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम यहीं पे अपना एंड करते हैं। ठीक है, और इसके आगे हम एक टॉपिक और देखेंगे, वो कल देखेंगे, और इसके बाद ट्रांसफार्मर को ख़त्म करके अगले चैप्टर पर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।